जब से मैंने पुलिस के महकमे को ज्वाइन किया था, तब से जो मेरी पोस्टिंग थी वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ गाँवों में की जाती थी। ऐसे ही 2009-2010 चल रहा था और मेरी पोस्टिंग राजस्थान से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर एक बहुत ही क़दीम गांव था, वहाँ पे कर दी गई थी। वैसे आम तौर पे जो पुलिस वाले होते हैं या जो इस तरह के लोग हुआ करते हैं, जब भी उनकी पोस्टिंग गांव में या दूर दराज इलाकों में की जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते हैं। खुश होने की वजह यही होती है कि ये जो गांव होते हैं या दूर दराज इलाके होते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करती और ना ही इतना ज़्यादा क्राइम रेट हुआ करता है। जबकि अगर आप शहर की बात करें तो यहाँ पे जो जराइम है वो निस्बतन ज़्यादा हुआ करते हैं। खैर, जब मेरी यानी पवन की 2009-10 में उस विलेज के अंदर पोस्टिंग की गई, तो जब मैं फर्स्ट टाइम उस गांव के अंदर गया तो मुझे कुछ अजीब सी वाइब्स आना शुरू हो गईं। यहाँ की जो आबादी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पे मुश्किल से 200 से 250 घर मौजूद थे और यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सादा थे। तकरीबन हर किसी ने कोई ना कोई गाय, कोई ना कोई मवेशी पाल रखा था। लेकिन कुछ अजीब बातें थीं जो उन गांव के लोगों में ना सिर्फ मौजूद थीं बल्कि मेरे लिए हैरानी का बाइस थीं। जैसे कि मैं नोट किया करता था कि जब भी इस गांव में कोई बीमार होता या किसी की तबीयत ख़राब होती तो बजाय इसके कि ये गवर्नमेंट अस्पताल में जाएं, किसी डॉक्टर से रब्ता करें, ये मुख्तलिफ तांत्रिक से या मुख्तलिफ पंडितों से मुलाकात किया करते थे और अपने ऊपर झाड़ फूक करवाया करते थे। और ये जो झाड़ फूक का सिलसिला था ये तकरीबन हर घर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे हुआ करता था। अब मेरा जो काम था वो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और यहाँ पे जो भी इक्का दुक्का जराइम मौजूद थे या जो भी चोरी डकैती हुआ करती थी उनकी रोकथाम करना था। तो अक्सर ऐसा होता है कि रात के औकात में या कभी दिन के औकात में मैं अपनी टीम के हमरा या अपने सिपाहियों के हमरा पूरे गांव में पेट्रोलिंग किया करता था। ये जो गांव था इसके चारों तरफ बहुत ही घने जंगलात मौजूद थे और इस गांव का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो खेतों पे मुश्तमिल था। कुछ रास्ते पक्के रास्ते थे जबकि बहुत सारे रास्ते गांव के अंदर कच्चे मौजूद थे। तो वैसे ही एक रात मैं अपनी टीम के हमरा जब पेट्रोलिंग पे निकला तो मैं बारी बारी गांव के अतराफ का या उसके करीब व जबार में जितने भी रोड हैं उनका जायज़ा ले रहा था। तो चलते चलते बिला आखिर हम लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे गांव का इख्तिताम था और गांव ख़त्म होने से पहले यानी कुछ देर पहले 4 बहुत बड़े बड़े से घर थे जो वहां पे न सिर्फ मौजूद थे बल्कि उनके बारे में हमें यही बताया गया था कि पिछले तकरीबन 20 सालों से मुकम्मल तौर पे खाली हैं। अब ये जो भी घर थे या इनके जो मालिकान थे उनका कुछ पता नहीं था। कहा जाता था कि गए वक्तों में यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी और उनके घर में या उनकी फैमिली में कुछ अख्तलाफात चल रहे थे जिसकी वजह से वो लोग बारी बारी इस जगह को छोड़ के जाते चले गए। जबकि कुछ गांव के जो लोग थे, ये जो भी बुजुर्ग थे, उनका कहना था कि ये जो चारों घर हैं इन घरों में बहुत बुरे असरात मौजूद हैं। खैर, जैसे ही मैं अपने सिपाहियों के हमरा उन घरों के सामने पहुंचा तो हमारे करीब जवार में इवन के उन घरों में भी लाइट मौजूद नहीं थी। अब जैसे ही हम लोग उन घरों के बिल्कुल सामने पहुंचे और चलते चलते जब मेरी नज़र उन घरों की छतों पे पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उन घरों की छतों पे बहुत सारी औरतें खड़ी हुई हैं। अब जैसे ही मुझे ऐसा लगा तो मैंने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और उन्होंने भी यही मंजर देखा था कि इन चारों घरों की छतों पे 2-2, 3-3 औरतें हैं जो ना सिर्फ खड़ी हुई हैं बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारी तरफ या बाहर की तरफ झांक रही हैं। अब इन वीरान घरों में जो कि कई सालों से बल्कि डिकेड से न सिर्फ खाली थे बल्कि इनके बारे में कहा जाता था कि इन घरों में असरात मौजूद हैं। इन औरतों का इतनी रात में मौजूद होना ये मेरे लिए समझ से बाहर था।
खैर क्योंकि मेरा काम ही यही था कि सिक्योरिटी देखूं, सिक्योरिटी चेक रखूं, तो मैंने अपने सिपाहियों को कहा कि गाड़ी वहाँ पे चल के रोकते हैं और इन औरतों से पूछते हैं कि इतनी रात में इन वीरान घरों में या अबंडन हाउसेस में ये क्या कर रही हैं। जैसे ही हम लोगों ने गाड़ी उन घरों के आगे रोकी और जो भी हमारे पास टॉर्च लाइट्स वगैरह मौजूद थी वो लाइट्स हमने छत की तरफ मारना शुरू की, तो ये देख के हमें समझ ही नहीं आया कि जब हम टॉर्च लाइट को उन छतों पे उन औरतों के ऊपर मार रहे थे तो लाइट्स जो थी वो उनके आर पार हो रही थी, यानी कि लाइट मारने पे वो औरतें नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो जो लाइट थी हम उसको आगे पीछे करते तो बाकायदा ऐसा लगता कि छत के ऊपर 2 या 3 औरतें मौजूद हैं। अब कुछ देर तक तो हमें समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम में जो एक सिपाही था वो कहने लगा कि साहब अगर मेरी बात माने तो मज़ीद आगे जाना या अंदर जाना ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई भूतनी है या कोई प्रेत हैं जो छत के ऊपर मौजूद हैं। इसकी जो बात थी ये यकीनन बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि मैंने दोबारा से जब छत के ऊपर या उन औरतों के ऊपर लाइट मारना शुरू की तो बजाय इसके कि लाइट उनके चेहरों पे या उनके मुंह पे लगती, ऐसा लग रहा था कि लाइट मारने पे वो जो औरतें हैं वो लाइट उनके आर पार हो रही है और वो औरतें मुकम्मल तौर पे नज़र नहीं आ रही। खैर हम लोगों ने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा और जो हमारा ड्राइवर था उसने गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता करके मेन विलेज की तरफ या मेन रोड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब जिस पॉइंट से हम लोग निकले थे वहाँ से जो मेन विलेज का या मेन आबादी का जो रास्ता था वो मुश्किल से 10 या 15 मिनट के फासले पे मौजूद था, लेकिन बावजूद उसके हम मुसलसल उस रोड पे चल रहे थे और जैसे जैसे हम उस रोड पे चल रहे थे ऐसा लग रहा था कि वापस ही घूम फिर के हम उसी जगह आ जाते हैं जिस जगह से अभी हम थोड़ी देर पहले गुजरे थे। अब इसी तरह 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, आधा घंटा गुजरा और जब आधा घंटा गुजरने के बावजूद जब हम उस गांव के अंदर नहीं एंटर हो पा रहे थे तो मुझे कुछ अजीब लगने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जो ड्राइवर है उसकी रास्ता समझ नहीं आ रहा और बजाय इसके कि वो गांव की तरफ बढ़ता वो शायद किसी और रास्ते से किसी और रूट पे गांव से बाहर की तरफ चलता चला जा रहा है। खैर जब मैं उसकी जगह गया और मैंने खुद जाके ड्राइव करना शुरू की तो मैं तकरीबन 45 मिनट तक मुसलसल उस रूट पे गाड़ी चलाता रहा और हर दफ़ा ऐसा ही लगता था कि बस यहाँ से मुड़ेंगे और एकदम से विलेज शुरू हो जाएगा। लेकिन हर बार जब भी हमें ऐसा लगता तो हम घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाते जिस पॉइंट से हम यहाँ से गुजरे थे। अब जैसे जैसे ये जो वाक़यात थे ये बढ़ते चले जा रहे थे वैसे वैसे मुझे यकीन होता चला जा रहा था कि ना सिर्फ ये विलेज बल्कि ये पूरा रास्ता और ख़ास तौर पे वो जो 4 घर हैं वो हॉन्टेड हैं। खैर अपने तौर पे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जैसे ही हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हम बिलाखिर गांव के अंदर एंटर हो गए। हालांकि जब हम अब की बार गांव में एंटर हुए थे तो हम वैसे ही रूट को फॉलो कर रहे थे जैसे कि पहले कर रहे थे, लेकिन अब ना जाने शायद हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से हम एकदम से ना सिर्फ गांव के अंदर एंटर हो गए थे बल्कि खैरियत से जहां पे हमारा स्टेशन मौजूद था वहां पे पहुंच चुके थे। बहुत सारे सवालात थे जो मुझ समेत मेरे जितने भी सिपाही थे उनके जहनों में मौजूद थे। खैर मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके सवालात पे बात करूं या उनका जो भी हौसला है और उनकी जो हिम्मत है उसको तोड़ सकूं। जैसे तैसे ये रात बेचैनी के आलम में गुजरी और जब अगली सुबह हम लोग सारे के सारे लोग जागे तो अब मैंने सोचा कि दिन के टाइम में वो जो 4 घर हैं वहाँ पे ना सिर्फ जाते हैं बल्कि वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि आया उस घर के अंदर वो औरतें अब भी मौजूद हैं जो हमें रात में नज़र आई थी। खैर जब मैं अपने सिपाहियों को लेके अपनी टीम के हमरा दोपहर के तकरीबन 2 या 3 बजे
उस जगह उन घरों के सामने पहुंचा तो बाज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे रात में इन घरों की छतों पे औरतें मौजूद थीं। बहरहाल मैं अपने सिपाहियों के हमरा जब उन घरों के अंदर बारी बारी एंटर हुआ तो मैंने देखा कि तमाम घरों की छतों पे कुछ सिमिलर चीज़ें हैं जो मौजूद हैं। जैसे कि चारों घरों की छतों पे कुछ औरतों के बाल मौजूद थे, इसके साथ साथ औरतों के नाखून मौजूद थे और ये जो नाखून थे ये इंतहाई बड़े बड़े नाखून थे। इसके साथ साथ हर घर की छत पे कोने पे थोड़ा सा सिंदूर गिरा हुआ था। और मज़ीद जब हमने चेक किया तो इन्हीं छतों पे औरतों के कुछ गंदे कपड़े भी मौजूद थे जो कि इस बात की यकीन दहानी करवा रहे थे कि इस जगह को या इस छत को किसी दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे ये जो चीज़ें हैं ये उस जगह पाई जाती हैं जहाँ पे कोई उल्टे सीधे काम किए जाते हैं, कोई काला जादू किया जाता है, या फिर सुना है कि जहाँ पे सिफली अमल किया जाता है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। खैर इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजरे और 2-4 दिन के बाद इत्तफाक से दोबारा से हमारा रात के औकात में उसी जगह उन्हीं घरों के सामने जाना हुआ। अब की बार जब हम लोग उन घरों के सामने पहुंचे तो उस वक्त तो कोई औरतें वगैरह मौजूद नहीं थीं और ना ही दूर से यह एहसास हो रहा था जैसे कि छतों पे औरतें मौजूद हों। लेकिन जब हम उन घरों के बिल्कुल करीब पहुंचे तो जैसे ही हम उनके करीब पहुंचे तो देखते ही देखते ये चारों जो घर थे इन चारों घरों की छतों पे दोबारा से 2-2, 3-3 औरतें मौजूद थीं। और आज अजीब बात ये थी, ये जो औरतें थीं इन औरतों की जो आंखें थीं या इनकी जो आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। अब जैसे ही एक एक करके वो जो औरतें थीं वो छत पे नज़र आना शुरू हुई तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से गाड़ी निकालो, यहाँ पे मज़ीद रुकना ठीक नहीं है। मुझे याद है कि मैंने काफ़ी अरसे तक उस गांव में ड्यूटी अंजाम दी, लेकिन ये जो 2-3 वाक़यात पेश आए थे, इन 2-3 वाक़यात के पेश आने के बाद मैं कोशिश किया करता था कि ना खुद बल्कि अपने सिपाहियों को भी उन चारों घरों के सामने रात के औकात में ना भेजूं। ये जो वाक़या है यह वाक़या 1988 में मेरे फादर के साथ पेश आया था। मेरे फादर का नाम अब्दुल रशीद है और ये पंजाब के अंदर खानीवाल शहर से तकरीबन 17 या 18 किलोमीटर के फासले पे एक गांव मौजूद है, वहाँ पे रहा करते हैं। अब उस दौर में ये जो गांव था इसमें इतनी ज़्यादा सहूलियात मौजूद नहीं थी। किसी किसी हिस्से में बिजली मौजूद थी जबकि जो ज़्यादातर हिस्सा था वो बिजली से महरूम था। ज़्यादातर जो गांव के लोग थे वो 7 या 8 बजे तक सो जाया करते थे और रात को 8 बजे गांव के अंदर ऐसा लगा करता था जैसे कि आधी रात हो चुकी है। मैं अक्सर अपने फादर के साथ शाम के औकात में या ख़ासतौर में मगरिब के टाइम में घर के बाहर निकला करता था और मेरे फादर अक्सर खेतों में जाके अपने फ़राइज़ अंजाम दिया करते थे। तो उन्हीं दिनों मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे जो फादर थे उनकी एक कज़न की शादी का बुलावा आया। अब ये जो शादी थी ये हमारे गांव से 2 गांव छोड़ के तीसरे गांव के अंदर शादी थी और उस दौर में भी पंजाब के अंदर या गांव के अंदर जो शादियां हुआ करती थीं वो दिन के औकात में या ज़ोहर की नमाज के बाद अंजाम पाती थीं। खैर पहले तो मेरे फादर का कोई इरादा नहीं था कि वो इस शादी में जाएं या इसको अटेंड करें, लेकिन जब मेरी मदर ने या मेरे घर वालों ने इंसिस्ट किया तो बमुश्किल मेरे जो फादर थे वो राज़ी हुए। अब तय ये पाया कि जो मेरी मदर हैं या जो मेरी बहनें वगैरह हैं वो यहाँ से एक बस के ज़रिए यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उस गांव के लिए रवाना हो जाएंगी और वो लोग यहाँ से 2 दिन पहले चले जाएंगे, जबकि मैं अपने फादर के हमरा शादी वाले दिन यानी जिस दिन बारात है उस दिन सुबह हम लोग निकलेंगे और कोशिश करेंगे
कि ज़ोहर से पहले यानी निकाह होने से पहले पहले वहाँ पे पहुँच सकें। ऐसे ही हुआ कि जो शादी का प्रोग्राम था वो हम लोगों ने अटेंड किया। हम लोग टाइमली ना सिर्फ निकाह में पहुँचे थे बल्कि जो भी रस्में थी वो सारी की सारी हमने अंजाम दी। अब क्योंकि वलीमा भी होना था, मेरी जो मदर थी या मेरी जो बहनें थीं वो वहाँ पे मज़ीद रुकना चाहती थीं, जबकि जो मेरे फादर थे वो काम की वजह से परेशान थे। तो उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और शाम के तकरीबन 5:30-6 बजे तक मुझे अपने साथ लेके हमारे गांव की तरफ रवाना हुए। मेरे फादर का यही ख्याल था कि जैसे ही हम स्टॉप पे आएंगे तो वहाँ पे जो भी बस मिलेगी उस बस को पकड़ लेंगे और जितना जल्दी हो सका अपने गांव वापस पहुँच जाएंगे। खैर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग स्टॉप पे खड़े रहे। इस दौरानिए में न किसी बस को आना था और ना ही कोई बस आई। अब 1.5 घंटे तक खड़े रहने के बाद मेरे जो फादर थे, बजाय इसके कि वो वापस उसी जगह उसी प्रोग्राम में आ जाते, उनका यही ख्याल था कि हमें वापस ही अपने गांव जाना है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके पैदल अपने गांव की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम लोग अपने गांव की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे कोई ना कोई गाड़ी या कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हो जाएगा। हो सकता है कि कोई फैमिली या कोई गाड़ी या कोई ट्रक ड्राइवर हमारे गांव की तरफ जा रहा हो, वो हमें रास्ते में मिल जाए और हमें लिफ्ट दे सके। यह सोचने के बाद हमारे जो फादर थे वो मुझे लेके गांव की तरफ रोड के रास्ते से रवाना हुए। अब हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मुकम्मल तौर पे अंधेरे में रोड पे चलते रहे। सिर्फ चांद की रोशनी थी जिससे बज़ाहिर हमें रोड नज़र आ रहा था। इस दौरानिए में ना कोई गाड़ी आई, ना ही कोई मदद मिली और ना ही लग रहा था कि अब हमें कोई गाड़ी मिलने वाली है। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मेरे फादर को पता नहीं क्या हो चुका है, पता नहीं क्यों घर जाने की या गांव जाने की जिद कर रहे हैं। हालांकि बेहतर यही है कि हम यहीं पे रुक जाते। खैर हम 1 घंटे पैदल चलते चलते काफ़ी दूर आ चुके थे और ये जो रास्ता था आगे जाके एक कच्चे रास्ते में तब्दील हो रहा था। अब जैसे ही ये जो पक्का रास्ता था वो आगे जाके कच्चे रास्ते में तब्दील हुआ तो हम बुनियादी तौर पे एक गांव के सामने मौजूद थे और हमारे दोनों तरफ खेत ही खेत थे और ऐसा लग रहा था कि हम ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जो कि मुकम्मल तौर पे खेतों के दरमियान में है। खैर जैसे ही हम लोग उस तरफ आए यानी कच्चे रास्ते पे हमने चलना शुरू किया तो हमें ऐसा लगा कि हमसे कुछ फासले पे यानी तकरीबन 20 या 25 फीट के फासले पे एकदम से कोई औरत खेतों से निकली है और उसने भी रोड पे आगे की तरफ चलना शुरू किया है। लेकिन वो जिस स्पीड से चल रही थी वो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी, जबकि जो मेरे फादर थे वो मेरे हमरा बहुत तेज़ी के साथ स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। अब कुछ देर के बाद हम बिल्कुल उस औरत के बराबर में आ चुके थे। वो औरत लेफ्ट साइड पे चल रही थी, हम लोग मेन रोड पे चल रहे थे कि चलते चलते जैसे ही हमने उस औरत को क्रॉस किया और मेरी और मेरे फादर की नज़र उस औरत के चेहरे पे पड़ी तो हमने देखा कि इस अंधेरे में भी उस औरत की जो आंखें हैं या उसकी जो आई बॉल्स हैं वो ग्रीन है और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों से हरे कलर की रोशनी निकल रही है। इसके साथ साथ चलते चलते वो जो औरत थी वो हमें देख के मुस्कुराने लगी। अब जैसे ही उसने मुस्कुराना शुरू किया तो ऐसा लगने लगा जैसे उसके मुंह से एकदम से खून निकलना या टपकना शुरू हो गया है। उसका जो चेहरा था वो अजीब खौफनाक, बहुत ही भयानक चेहरा था और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों पे या उसकी आंखों के गिर्द बहुत सारे हल्के मौजूद हैं। खैर मेरे फादर को भी और इवन के मुझे भी इस कच्ची उम्र में अंदाज़ा हो चुका था कि कम से कम ये जो औरत है जो हमारे साथ चल रही है ये इंसान नहीं है। खैर जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे एकदम से कहा कि आगे देखो, उसकी तरफ मत देखो, और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की।
अब जैसे जैसे मेरे फादर आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो जो औरत थी, ना सिर्फ उसकी रफ्तार में कमी आ रही थी, बल्कि 10-15 सेकंड के अंदर अंदर ऐसा हो चुका था कि वो एक जगह खड़ी हो गई थी। खैर, मेरे जो फादर थे वो मुसलसल मुझे कहते रहे कि आगे देखो या आंखें बंद कर लो, और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वो मुसलसल तिलावत करते रहे। बिला आखिर जैसे तैसे हम लोग मज़ीद आगे बढ़े और तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद इत्तफाक से एक ट्रक वाला पीछे से आ गया। अब जब वो ट्रक वाला हमारे करीब पहुंचा तो हमने उससे हाथ के इशारे से मदद मांगने की कोशिश की, और अल्लाह का शुक्र कि उसने जो ट्रक था ना सिर्फ रोक दिया, बल्कि उसने हमें हमारे गांव से तकरीबन समझ लें कि 1 किलोमीटर के फासले पे ड्रॉप किया। अल्लाह का शुक्र है कि सही वक्त पे वो ट्रक वाला भी आ गया था, और मेरे फादर ने सही वक्त पे उस औरत को देखने के बाद तिलावत शुरू कर दी थी। अगर उस रात हम लोगों से ज़रा सी भी गलती हो जाती तो हो सकता है वो जो भी चुड़ैल थी या जो भी मखलूक थी वो हमें न सिर्फ नुकसान पहुंचाती, बल्कि हो सकता है कि वो हम दोनों को अपने साथ लेके चली जाती।